हाँ, हम थोड़ा सा एशिया को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड डेवलपमेंट्स होंगे जो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स पे वेक कर रहे होंगे। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उससे रिलेटेड पेरिफेरल बयान वगैरह, वो सब थोड़ा सा मूड तो थोड़ा सा ठंडा कर ही रहे हैं। 40-50 पॉइंट दबाव के साथ खुलने के गिफ्ट निफ्टी इसीलिए शायद इंडिकेशंस दे रहा है। पर पिच ग्राउंड स्टेडियम क्राउड उस पर पहले चलते हैं, उसके बाद इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिलेटेड भी पिच पे क्या असर पड़ेगा उस पर आ जाएंगे। पिच कैसी है? अरे ये तो ग्लोब पे भारी पड़ गई लग रहा है, हरियाली वाली है मस्त। पर ग्लोब की कोई गलती नहीं, ग्लोब तो ठीक है। ग्लोब तो सही है, ग्लोब में कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। फ्राइडे बहुत शांत सेशन था, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर ही हो। वीकली बेसिस पे आप देखो तो नेगेटिव दिखेगा, अदरवाइज तो ठीक था। वहाँ पे थक गए वो भी बेच के। अब ऐसा आज मतलब इसी वीक में CPI WPI के नंबर, कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर्स, फिर अगले महीने की 17-18 को फेड की, तो ये सब बड़ी चीज़ों पे अब लोग मार्केट फोकस कर। रिजल्ट सीजन वहाँ पे ऑलमोस्ट डन है, इक्का दुक्का रिजल्ट बचे होंगे और 3/4 कंपनीज़ ने बेटर देन एस्टिमेट नंबर पेश किए हैं। अब इसको सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ही कंपनियों के गाइडेंस ख़राब है, तो इसलिए मार्केट ने उन रिजल्ट को अच्छा नहीं लिया था, क्योंकि रिजल्ट तो हिस्ट्री है, फ्यूचर गड़बड़ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि US मार्केट को तो आप ये मान के चलो कि एक न्यूट्रल था फ्राइडे को, और वो अब बड़े नंबर आजकल में जो नंबर आएंगे CPI में उस पर रिएक्ट करेगा, और इससे ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें US मार्केट में देखिए। क्रूड हाँ थोड़ा सा 80 की तरफ बढ़ गया है, तो $2.5 ऊपर गया है। बहुत गिरा था इसलिए भी बाउंस बैक हुआ है, तो क्रूड आप कह सकते हो कि 80 के क्रूज पहुंच गया। बाकी डोमेस्टिक मार्केट में जो ये सब हुआ है इसका देखना पड़ेगा कितना असर होता है। हाँ, कितना असर होगा भी नहीं होगा। गिफ्ट तो कह रहा है थोड़ा बहुत होगा। ओके, तो अब अच्छा तो नहीं हुआ जो हुआ। हाँ, ये बात सही है कि कोई बुरा नहीं है, एलिगेशंस हैं, पर मूड खराब कर रखा है ना, ऐसे रीड कर लीजिए आप। अब देखते हैं ये आगे कैसे प्रोग्रेस होता है पूरा मामला, लेकिन प्रडाव पे रखेंगे, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स में वेज जरूर करेगा। मेयर एलिगेशंस हैं, रिबटल बढ़िया आता हुआ, क्लैरिफिकेशंस आते हुए, सारे 4 पॉइंट जो रेस करे थे उन सब पर क्लैरिफिकेशन आ गया है, तो ठीक है ये कहानी अब तक की। लेकिन ये मामला बहुत जल्दी ठंडा नहीं पड़ेगा, ऐसा कल रात के सारे डेवलपमेंट चीख के कह रहे हैं। पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए लोग। ये मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का अंडरवे है क्या? मेरे ख्याल में शायद अभी है ना? हाँ अभी तो है अंडरवे, तो ये सब अभी खींचेगा। खैर, अच्छा ग्राफिक भी आ गए। अच्छा टाइम रहा तो उस पर अपन और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। पहले कर लेते हैं काम टीम्स की मेंशन। यस, ग्राफिक उसके बाद लेकर आइएगा। अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी पहला स्टॉक। पहले अमरा राजा बैटरीज था, अब नया जामा, नया नाम, नया धंधा मतलब ईवीज पे थ्रस्ट है। अब अपडेट आया कि इसका आर्म जो है अमरा राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज, उसने करार कराए पियाजियो व्हीकल्स के साथ। वो इटली की पियाजियो ग्रुप की इंडियन सब्सिडियरी के साथ कोलैबोरेट करेंगे और सप्लाई करेंगे लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स और ईवी के चार्जर्स वगैरह। बढ़िया है। अभी फॉर द टाइमिंग इंडियन आर्म के साथ पियाजियो, लेकिन बड़ा ग्रुप है, हरा करते हैं भाई इस स्टॉक को इन डेवलपमेंट्स के बीच। दूसरा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग को मैंने ग्रीन करा है। दरअसल 14 तारीख, 14 मतलब परसों, वेडनेसडे को जो बोर्ड मीट होनी है, इन्होंने अपडेट दिया है कि उस बोर्ड मीट पे अब ये कंपनी बायबैक पे भी विचार करेगी। एक प्रपोजल है बायबैक कंसिडर करने का, उसे बोर्ड विचार विमर्श करेगा। बायबैक, सुप्रजीत का स्टॉक तो दिखा दीजिए, ये रहा। इस स्टॉक को रिडाप रखते हैं आज उस बायबैक की मीट से पहले। तीसरा, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है। रिजल्ट ठीक ठाक है, आय 13% बढ़ी, इबीटा 26% बढ़ा, मार्जिन 22.7 वाले 25, यानी कि 230 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है। तो और एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड था क्योंकि इसके पीयर्स मार्जिन इंप्रूव कर रहे थे, पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। सरदर्द इस डायग्नोस्टिक स्पेस का रिड्यूस हो रहा है, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वाला, ये अच्छी खबर है। अपन ग्रीन रखते हैं, लेकिन ये बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है। 3 हरे, तो फिर मैं भी हरे की तरफ ही जाऊंगा। पहले मैं 4 बता दूं क्या? हाँ 4 बताइए। चलो अच्छा 4 बताता हूँ, इसलिए क्योंकि वो एक ही तरीके की इंडस्ट्री कंपनी है। आरती इंडस्ट्रीज़, ये इसके नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। मुनाफा देखिए कितना बढ़ गया, 173 करोड़ बढ़ के आया है 70 करोड़ के सामने। और अगर आप क्वार्टरली देखें तो वहाँ से भी 172 के सामने बढ़ के आया। मार्जिन भी अच्छे हैं और रेवेन्यूज़ में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है।
1860 करोड़ का रेवेन्यू है 1400 के सामने। तो नंबर बहुत स्ट्रांग है, और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक ही तरह की 4-5 कंपनी केमिकल वाली। विनती ऑर्गेनिक्स के नंबर्स भी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया नंबर है। 84 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। हालांकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 500-550 करोड़ के आसपास बनती दिख रही है। तो दूसरा केमिकल से जुड़ा का नंबर है। तीसरा एक और देखिए आप, सुप्रिया लाइफ, हालांकि ये फार्मा केमिकल है, लेकिन फार्मा कंपनी आप मान सकते हैं इसको, इसके भी नंबर बढ़िया आए हैं। मुनाफा 45 करोड़ के निकाला इन्होंने, और 225 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। क्वार्टरली भी अच्छा नंबर है और ईयरली भी नंबर है। और मैंने कहा था चौथा तो वो एक्सेल इंडस्ट्रीज, ये भी एक केमिकल कंपनी, इसके नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 4 करोड़ के सामने, 6 करोड़ के सामने 32 करोड़ का प्रॉफिट, और 214 करोड़ के सामने 265 करोड़ का रेवेन्यू। प्री टैक्स नंबर भी 7 से बढ़ के 40 करोड़, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये भी एक केमिकल कंपनी है। तो 4 हो गए मेरे। अच्छा, फॉर दैट मैटर पार्लियामेंट का वो सेशन फ्राइडे को खत्म हो गया है। अच्छा, ओके। सिनेडाई, चलो सैनिटाई मतलब अगले विंटर सेशन। सिनेडाई का मतलब बेसिकली विदाउट एनी फ्यूचर डेट का बिना रिज्यूम फ्यूचर होगा। डेट, यस। तो वो अपडेट, सॉरी उसके लिए। अच्छा, अगला रिजल्ट जो है वो है, अभी रिजल्ट्स ही हैं सारे। होनासा कंज्यूमर, मामा अर्थ, वो क्या नाम था एमडी और पापा अर्थ, और एक का नाम याद है, गजल अलग। नहीं, रेजिग्नेशन क्या है? पापा और मामा है ना? हाँ, पापा सीईओ, मम्मी सीईओ, ऐसा कुछ है। अच्छा काम कर रहे हैं। आय में 20% का जंप है, एबिटा 58% इंप्रूव हुआ है, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट बढ़े और मुनाफा 62-63% बढ़ा है। नंबर्स अच्छे हैं होनासा के। स्टोवक्राफ्ट डिसेंट परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनली ज्यादा अच्छा है। आय 6% बढ़ी तो उसके सामने एबिटा 30% बढ़ा, मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए ये भी ग्रीन। और पीएनसी इंफ्राटेक साल दर साल नंबर्स अच्छे, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग। आय 4% बढ़ी तो उसके सामने एबिटा तो डबल दिख रहा है मुझे, 436 से बढ़ के 970 करोड़ रुपीस, मार्जिन 21% वाले बढ़ के ऑलमोस्ट 45% पे पहुंच गए, और 180 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 650 करोड़ रुपए कर डाला। नंबर अच्छे हैं, ग्रीन कर दिया। 6 के 6 ग्रीन। अच्छा, ज्योति सीएनसी, ये वो जो हैवी मशीनरी वाली कंपनी है, इसके नंबर आप देखिए तो 361 करोड़ का रेवेन्यू है, और 450 के सामने। क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ था, अभी 361 करोड़ है। लेकिन वायु आप कंपेयर करेंगे 208 के सामने 361। और प्रॉफिट आप देखिए 51 करोड़ इनका है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 99 करोड़ था, लेकिन एक साल पहले ये 13 करोड़ नेगेटिव था। अब इसको कैसे समझना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के काम करते हैं ना, इनकी ऑर्डर डिलीवरी पे रिजल्ट बहुत निर्भर करते हैं। तो किसी क्वार्टर में आप देखेंगे सीक्वेंसली नंबर आपको ऐसे दिखेंगे, लेकिन हमेशा इनको वाई कंपेयर करना चाहिए। ज्योति सीएनसी गुड स्ट्रॉन्ग नंबर है। ईएमएस, इसके भी नंबर आए हैं। मुनाफा जो है 37 करोड़ के आसपास बढ़ के आया 22 करोड़ से, और रेवेन्यू भी 206 करोड़ 108 करोड़ से बढ़ के, तो अच्छा क्वार्टर निकाला इन्होंने। तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। अच्छे हो गए भाई साहब। हाँ, ब्रेक लेना। वो हिंडनबर्ग मामला, हाँ, वो ग्राफिक जो है वो प्लीज लेकर आइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्लोब बताई दिया उन्होंने, ऐसा कुछ है नहीं, बढ़िया है संकेत ग्लोब के। तो पहले हिंडनबर्ग का एक ट्वीट आया था कि इंडिया तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा आ रहा है। वो ट्वीट का ग्राफ भी रखिएगा, वो इंटरेस्टिंग था। उसके बाद अपडेट्स आए उसी मामले पे और डिग डीपर। मेरे ख्याल से विसिल ब्लोअर के कुछ अपडेट्स इनके पास आ गए थे, उन्होंने वो रिलीज करा। हिंडनबर्ग ने 4 आरोप लगाए, एलिगेशंस, सेबी चेयरपर्सन पे, मार्केट रेगुलेटर की। वो और उनके हस्बैंड बर्मुडा और मॉरिशस के फंड्स, जो फंड्स इससे पहले जब हिंडनबर्ग मामला था तो विनोद अदानी साहब ने जिन फंड्स के थ्रू पैसा चैनलाइज करा था, उनमें इनके भी शेयर्स हैं, इस तरह का एलिगेशन, आरोप लगा। मैं साथ साथ, क्योंकि कल शाम को मैम का और उनके हस्बैंड के 15 पॉइंट का रिबर्टल आ चुका है उस हिंडनबर्ग के एलिगेशंस पे, तो उसके साथ कंटेक्स्ट में रख देता हूं। वो रिलीज मैम के और उनके हस्बैंड की कहती है कि वो हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड उस कंपनी, उस फंड के सीआईओ थे, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। तो उसके चलते उन्होंने उस फंड में इन्वेस्ट करा था, और जब तक वो थे 2019 तक, तब तक वो फंड में इन्वेस्टेड थे ये लोग। जैसे ही उन्होंने छोड़ा वो फंड, हमने भी पैसा निकाल दिया। ये था आईएफएल वेल्थ का फंड 361 वैम, जिसका आज की डेट में नाम है। और वो कहता है फंड आप आईएफएल आके
कि इसने कभी किसी अदानी ग्रुप कंपनी के शेयर्स, ना बॉन्ड्स, ना इक्विटीज, ना किसी भी तरह के डेरिवेटिव्स में पैसा लगाया था। ठीक है। अगला एलिगेशन था कि हस्बैंड थे पहले HUL में थे, यूनिलीवर में, उसके बाद वो अभी ब्लैकस्टोन में ज्वाइन किए थे, और ब्लैकस्टोन के रिलेटेड, ब्लैकस्टोन का काम था रियल एस्टेट में काफी ज्यादा, और इस बीच काफी सारे रीट्स लिस्ट होने आए थे। ब्लैकस्टोन सबसे ज्यादा 2 रीट्स उसके लिस्ट होने आए थे। तो कोई क्विड प्रो क्यो तो नहीं था इस तरह का। तो उसमें अपडेट्स आ गए कि रिक्यूजल लिस्ट में था माधवीपुरी बुच की, सेबी चेयरपर्सन की, ब्लैकस्टोन से कोई भी रिलेटेड मामला। ईज ऑफ डूइंग के तहत सेबी ने बहुत सारे फैसले लिए थे, उसमें रीड्स भी एक पार्ट था, और उनके हस्बैंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उसी साइड में काम करते थे, ना कि रियल एस्टेट में ब्लैकस्टोन के कोई लेना देना था उनका। फिर 2 कंसल्टिंग कंपनीज, एक इंडिया में, एक सिंगापुर में, अगोरा पार्टनर्स और अगोरा एडवाइजरी का जिक्र हुआ था कि इन कंसल्टिंग फर्म्स मैम के नाम पे हैं, जो शेयर्स बाद में हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर वगैरह वगैरह। पर इस पे आया था कि वो जब हम अपॉइंट हुए थे सेबी में, हमने इमीडिएटली सारा अपडेट सामने रख दिया था, ड्यू डिस्क्लोजर्स थे। और उसके बाद खैर सेबी ने भी कहा है कि जी हाँ, हमारे पास सारे ड्यू डिस्क्लोजर्स पहले से थे, जो ये रिपोर्ट में चर्चा हुई है। पर उसके बाद हिंडनबर्ग का फिर से अपडेट आया है, फिर से रिबटल्स, उस क्लैरिफिकेशन प्रेस रिलीज पे आए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के, कांग्रेस पार्टी चीफ के, सब अब इस स्लगफेस्ट में उतरते हुए, तो थोड़ा बहुत ओवरहैंग है, लेकिन हम फ्लैट ही खोलेंगे, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्टिक्स ज्यादा है, सब्सटेंस तो पता चलेगा कितना है जब शायद इसके बारे में और पता चलेगा, अपडेट्स आएंगे, जान खोजबीन होगी नहीं होगी। ऑपोजिशन खैर जेपीसी की डिमांड भी कर रहा है। खैर ब्रेक ले लेता हूं, ये वो मामला है जिस पे आज हमें रिएक्ट करने जाना है, इस पे और आगे चर्चा चलती रहेगी शो के दौरान। ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत।